एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग सामान्य विज्ञान पर आधारित महत्वपूर्ण क्वेश्चन का कलेक्शन है जिसको हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन आपका बनेगा उसको हम क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, प्रकाश का मार्ग सरल रेखा में होता है, अर्धवृत्ताकार होता है, वृत्ताकार होता है, सर्पिलाकार। तो जैसा कि आपको पता है कि जो किरणें होती हैं, यानी सूर्य की किरणें होती हैं, या जो प्रकाश का मार्ग होता है वो हमेशा क्या होता है, सीधी रेखा में चलता है। और ये सीधी रेखा में तभी तक चलेगा जब तक ये अपना एक ही माध्यम में चले। अगर जो ये अपना माध्यम चेंज करता है तो ये इसका जो सीधा रेखा में चलने की जो गुण होता है वो क्या होता है, चेंज होता है। तो एक माध्यम में अगर जो ट्रेवल करता है तो हमेशा क्या करेगा, सरल रेखा में होता है। यानी कि जो इसका पहला ऑप्शन है, प्रकाश का मार्ग हमेशा क्या होता है, सरल रेखा में होता है। पहला क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी घटना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होती है। पहला ऑप्शन है उगते और डूबते सूर्य का लाल दिखना। दूसरा है दोपहर के समय सूर्य का सफ़ेद दिखना। तीसरा है दोनों, एक और दो। और चौथा ऑप्शन है दोनों में से कोई नहीं। तो पहले इसके लिए हमको प्रकाश का प्रकीर्णन के बारे में समझ लेना है कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है कि जब सूर्य का प्रकाश आसमान में धूल, धुएं या जो सूक्ष्म कणें होती हैं उन पर गिरता है या टकराता है तो वो विभिन्न दिशाओं में क्या होता है, प्रसारित हो जाता है। इसी प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है वो किस रंग के लिए होता है, वायलेट यानी बैगनी। यानी मैक्सिमम किसके लिए होता है, वायलेट यानी कि बैगनी रंग के। और सबसे कम जो होता है वो किसके लिए होता है, लाल रंग यानी रेड। तो यहाँ पे प्रकाश के प्रकीर्णन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं कि जैसे दोपहर के समय सूर्य का सफ़ेद दिखना, उगता और डूबता सूर्य हमेशा लाल रंग का दिखाई देता है, आसमान का नीला दिखना होता है, समुद्र का पानी नीला दिखना, अंतरिक्ष से आसमान काला दिखाई देता है क्योंकि वायुमंडल नहीं होता वहाँ पे। और जब वायुमंडल नहीं होगा तो वहाँ पे जो प्रकाश का प्रकीर्णन होगा वो भी क्या होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी घटना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होती है। तो पहला ऑप्शन भी आपका सही है, उगते और डूबते सूर्य का लाल दिखना। दोपहर के समय सूर्य का सफ़ेद दिखना, ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। यानी तीसरा वाला ऑप्शन, यानी दोनों सही है। यानी तीसरा वाला ऑप्शन क्या होगा, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन आपका जो है, इंद्रधनुष में बैगनी और जामुनी रंग के बाद कौन सा रंग होता है। तो पहले हम क्या समझते हैं कि वर्ण विक्षेपण क्या होता है। सूर्य का प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म से गुजरने के बाद वो क्या होता है, 7 कलर में डिवाइड हो जाता है, यानी 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, जिसको हम विभजीय बोलते हैं। सबसे जो ऊपर होता है लाल होता है, फिर नारंगी, फिर पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैगनी। तो यहाँ पे जब सूर्य का प्रकाश, यानी सूर्य का प्रकाश क्या होता है, श्वेत प्रकाश जिसको बोलते हैं, 7 रंगों में विभाजित होने की घटना को ही क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। इंद्रधनुष, यानी कि इंद्रधनुष क्या होता है कि बारिश के बाद देखते होंगे कि बारिश के बाद जो पानी की बूंदें होती हैं वो क्या होती हैं, आसमान में मौजूद होती हैं। तो आसमान में मौजूद होंगी जब यहाँ पे बारिश के बाद जब सूर्य की किरणें अगर जो पानी की बूंदों पे पड़ती हैं तो क्या होते हैं, उनका वर्ण विक्षेपण हो जाता है। और वो कितने कलर में डिवाइड हो जाते हैं, 7 कलर में विभजीय। ठीक है, 7 कलर में क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं विभजीय। तो ये 7 कलर में जब डिवाइड हो जाएंगे तो इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष बोलते हैं। इंद्रधनुष तभी दिखाई देगा जब मनुष्य की जो पीठ होगी वो कहाँ पे होगी, सूर्य की तरफ होगी, तभी हमको इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो इंद्रधनुष समझ में आएंगे कि बारिश के बाद जब सूर्य की किरणें जो होती है आसमान में जो मौजूद
पानी की बूंदें होती हैं उनसे टकराने के बाद वो क्या होते हैं 7 कलर में विक्षेपित हो जाते हैं, यानी कि विबज्योर जिसको बोलते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो इस घटना को क्या बोलते हैं? इंद्रधनुष बोलते हैं। ठीक है, तो ये घटना आपकी क्या हो गई? इंद्रधनुष हो गई। ये घटना आपका जो होगा इंद्रधनुष हो गया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका होगा कि इंद्रधनुष में बैगनी और जामुनी के बाद कौन सा रंग होता है? तो यहाँ पे देखिए, बैगनी और जामुनी, तो वायलेट और इंडिको के बाद कौन सा रंग होता है? नीला। यानी कि इन दोनों बैगनी और जामुनी के बाद कौन सा रंग होता है? नीला होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्वनि की आवृत्ति की इकाई है, तो ध्वनि की आवृत्ति की इकाई क्या होती है? डेसिबल होती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रात में तारों का टिमटिमाना का कारण प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और चौथा है प्रकाश का वर्णविक्षेपण। तो पहले हम समझ लेते हैं तारों को टिमटिमाने का कारण जो होता है ये किस लिए होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन जो होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे अगर जो प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर जो ट्रेवल कर रही हैं तो ये अपने मार्ग से क्या होती हैं? झुक जाती हैं। यानी जो इनकी सीधी रेखा चलने की जो गुण होता है वो क्या होता है? चेंज होता है। तो हमने बताया था कि पहले क्वेश्चन में कि अगर जो माध्यम चेंज होगा तो प्रकाश की किरणें क्या होती है? सीधी रेखा में नहीं चलेंगी। तो यहाँ पे हमने विरल लिया है और सघन लिया है। तो विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में आ रही है तो प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो क्या होती हैं? अविलंब की तरफ जो है झुक जाती हैं। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। अब प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, जैसे रात में तारों का टिमटिमाना। अगर जो हम किसी छड़ को अगर जो पानी में रख देते हैं तो क्या होता है? तिरछा दिखाई देता है डूबा हुआ, या पानी में डूबा हुआ जो सिक्का होता है वो क्या होता है? ऊपर उठा उठा हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में भी समझ लेते हैं कि जब प्रकाश की किरणें क्या होती हैं सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपनी मूल दिशा से क्या होती है? बाहर की तरफ मुड़ जाती हैं। इसी प्रक्रिया को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन से रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे रेगिस्तान में मरीज का हो गया। ठीक है, ग्लास जो होता है चटका हुआ भाग भी चमकीला दिखाई देता है, हीरे का चमकना बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका होगा कि रात में जो तारे के टिमटिमाने का कारण होता है क्या है? प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन सही हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पे भी आपका जो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सामान्य बातचीत की तीव्रता होती है। तो सामान्य जो बातचीत होती है इसमें दिया पहला क्वेश्चन 10 डेसिबल होता है, दूसरा 30 डेसिबल, तीसरा 60 और चौथा 80 डेसिबल। तो 10 डेसिबल जो होता है ये क्या होता है? सामान्य श्वास समझो लेते हैं। 30 डेसिबल जो होता है ये क्या होता है? फुसफुसाहट होती है। 60 डेसिबल जो होता है ये सामान्य बातचीत के लिए होता है, और 80 डेसिबल या इससे अधिक जो होता है ये क्या होता है? असहनीय हो जाता है। तो यहाँ पे जो सामान्य बातचीत की तीव्रता होती है वो तीव्रता कितनी हो जाएगी आपकी? 60 डेसिबल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महिलाओं की आवाज़ पतली होती है क्योंकि उनकी ध्वनि की तीव्रता ज़्यादा होती है, दूसरा उनकी ध्वनि की तारत्व ज़्यादा होता है, तीसरा उनकी ध्वनि की गुणता ज़्यादा होती है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन दिया गया है कि उनकी ध्वनि की तारत्व
ज़्यादा होती है। तो तारत्व के बारे में पहले समझ लीजिए। जैसे ध्वन के मोटे या भारी या तीक्ष्ण होने की पता ही तारत्व होती है। कि अगर ध्वन मोटा है या भारी है या तीक्ष्ण होने की पता हम तारत्व के कारण ही जानते हैं। तारत्व जो होता है ध्वन की आवृत्ति पर निर्भर करता है। अगर ध्वन की आवृत्ति बढ़ती है तो ध्वन की तीक्ष्ण हो जाती है। जैसे महिलाओं का सीटी की आवाज़ जो पतली होती है, ठीक है। तो अगर ध्वन की आवृत्ति घटती बढ़ती है तो ध्वन में जो मोटा या भारी हो जाता है, जैसे पुरुषों की आवाज़, शेर की दहाड़, तो ये सारी घटनाएं हम क्या करते हैं, तारत्व के कारण ही पता करते हैं कि जो पतला या मोटा आवाज़ होता है किसके कारण पता करते हैं, उनकी ध्वन की तारत्व ज़्यादा होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, प्रतिध्वन यानी कि प्रतिध्वन सुनने के लिए कम से कम कितना दूरी होना चाहिए। तो प्रकाश की तरह, ठीक है, ध्वन की वस्तुएं से टकरा कर वापस आती हैं, तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रतिध्वन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड। तो कम से कम जो है इसकी बीच की दूरी जो होती है कितना होना चाहिए, 17 मीटर, यानी निम्न में से कौन सा जीव अपश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं, गैंडा, हाथी, व्हेल, सभी। तो यहाँ पे पहले हम समझ लेते हैं कि अपश्रव्य तरंगे क्या होती हैं। जैसा आपको पता है कि जो श्रव्य तरंगे होती हैं उनकी जो आवृत्त तरंगों की होती है 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज के जो बीच होता है इन्हें श्रव्य तरंगे, जिसे मनुष्य सुन सकता है। अपश्रव्य तरंगे जो होती हैं 20 हर्ट्ज से कम, यानी कि 20 हर्ट्ज से कम होगा तो उन्हें क्या बोलते हैं, अपश्रव्य तरंगे होती हैं। पराश्रव्य क्या होती है, जब तरंगों की आवृत्ति जो होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, जिसे मनुष्य नहीं सुन सकता है। तो यहाँ पे अपश्रव्य तरंगे यानी कि 20 हर्ट्ज से कम। तो 20 हर्ट्ज से कम अगर ध्वन की जो तरंगों की आवृत्ति होगी उन्हें अपश्रव्य तरंगे कहते हैं। तो गैंडा भी क्या होता है, अपश्रव्य तरंग सुन सकता है, हाथी भी, व्हेल भी, यानी कि आपका ये चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। सभी जो है जितने भी इसमें दिया गया है सभी अपश्रव्य तरंगों की क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि वायु दाब नापने वाला यंत्र। तो जो वायु दाब होता है क्या होता है, किसे नापा जाता है, बैरोमीटर से। थर्मामीटर से आपको पता है टेम्परेचर को, और सिस्मोग्राफ जो होता है ये क्या होता है, भूकंपीय तरंगों की तीव्रता को मापता है। हाइग्रोमीटर जो होता है ये क्या होता है कि जो वायुमंडल में आर्द्रता होती है, यानी कि वायुमंडल की आर्द्रता को मापता है, यानी कि इसको आर्द्रता मापी भी कहते हैं। तो ये आपका जो क्वेश्चन आपका पहला ऑप्शन सही होगा। वायुदाब नापने वाले यंत्र किसे नापा जाता है, बैरोमीटर से। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जो है आप लाइक, कमेंट और शेयर करिए। जो भी सजेशन देना चाह रहे हैं कमेंट बॉक्स में दीजिए, ताकि जो है हम फिर नेक्स्ट इस पे आधारित वीडियो भी और अपलोड कर सकें। धन्यवाद।